हेलो एवरीवन, वेलकम टू डिफेंस वाला। माय नेम इज़ राहुल परमार। हेलो एवरीवन, बताइए मेरी आवाज़ आपको आ रही है? मैं दिखाई सुनाई आपको दे रहा हूँ? प्रॉपरली ऑडिबल हूँ? क्लियरली विजिबल हूँ? कहाँ तक पढ़ लिया था हमने लास्ट क्लास के अंदर? जियोमॉर्फिक प्रोसेसेस वाले लेक्चर को हम कंप्लीट कर रहे थे और उसी के बाद हम आगे बढ़ेंगे। ग्लेशियर हमारे हो गए थे। हम पहले सी वाटर जानेंगे, सी वाटर से होने वाले इरोजन को, फिर उसके बाद ग्राउंड वाटर को देखें, विंड्स को देखेंगे, और आफ्टर दैट हम अगले लेक्चर को स्टार्ट करेंगे अर्थक्वेक, वोल्केनो और सुनामी को। ठीक है? इरोजन पढ़ रहे थे हम, रनिंग वाटर, ग्राउंड वाटर और ग्लेशियर, ये हम कंप्लीट कर चुके थे। अगली क्लास के अंदर, यानी आज की क्लास के अंदर, हम पहले जानेंगे सी वेव्स से होने वाले इरोजन को, विंड से होने वाले इरोजन को, और उसके बाद अर्थक्वेक को। ध्यान से पढ़िएगा सभी लोग। देखिए, समंदर की लहरें जो इरोजन करती है, ये जनरली हमें समंदर के किनारों के पास ही दिखता है। थोड़ा सा हम कंप्लीट करेंगे, बहुत का लेक्चर है मेरे लिए, मैं बहुत लोगों को पीछे छोड़ कर आया हूं तुम्हें पढ़ाने। तो सी वेव्स जो होती है, सबसे पहले तो ये जानिए कि धरती पर 71% पार्ट में पानी है। मतलब कि धरती का लगभग एक बड़ा हिस्सा समंदर ने कवर कर रखा है। तो जहां जहां समंदर के किनारे हैं, वहां वहां पर समंदर की लहर इरोजन भी करती है। तो उसी इरोजन को इस क्लास के अंदर हम जानेंगे। ये एक बड़ा एरिया हो जाता है। अगर धरती के 71% पार्ट के किनारों को हम देखेंगे तो ये एरिया बड़ा हो जाता है इरोजन के लिए। इसलिए हमने सी वाटर को रनिंग वाटर से नहीं जोड़ा, इसे अलग रखा गया। वेव इरोड सेडिमेंट फ्रॉम क्लिफ एंड शोर लाइन। जो भी वेव्स होती है वो इरोजन करती यहां तक से। आपने कई दफा समंदर के किनारे पर देखा होगा, अगर आप ताल्लुकात रहा हो आपका समंदर से, तो तेज समंदर की लहरें आकर के यहां दीवार तक उछलती है और वहां से पार्टिकल्स को काट काट के लेकर के जाती है। तो ये जो हिस्सा होता है समंदर के किनारे का, इस हिस्से को हम बोलते हैं क्लिफ। ये जो पूरे हिस्से क्लिप्स हैं, तो क्लिप से लेकर के तो शोर लाइन, शोर लाइन का मतलब होता है ये किनारा, क्लिफ, ये क्लिफ और ये शोर लाइन, इनको समंदर की लहरें काटती है। और जब ये काटती है तो एक और लैंडफॉर्म बनाती है, उस लैंडफॉर्म को हम बोलते हैं वेव कट प्लेटफॉर्म। वेव कट प्लेटफॉर्म क्या होता है? जैसे जो समंदर की लहरें जहां आकर के कटती जाती है, तो आपको पतली पतली लाइन दिख रही, जो देखकर ही लग रहा है कि समंदर की लहरें जैसी आती गई वैसी इन्होंने काटा है। इसी को हम बोलते हैं वेव कट प्लेटफॉर्म। थोड़ा नाम याद रखिएगा, वेव कट प्लेटफॉर्म, जो वेव को काट दे। जो प्लेटफॉर्म एक ऐसा धरातल का हिस्सा जो समंदर से आने वाली लहरों को काट दे, उसे वेव कट बोलेंगे। तो सी वाटर का इरोजन आपके
क्लिप से लेकर के तो शोर लाइन तक और इधर वेव कट प्लेटफॉर्म तक हर जगह दिखाई देता है। इट क्रिएट सैंडबार। सैंडबार का मतलब क्या होता है? रेत के छोटे छोटे आइलैंड्स। यहां से रेत को काटेगी और काट करके समंदर अपनी तरफ लेकर के जाएगा, और यहां पर कई जगह ऐसी होती है जहां पर रेत के छोटे छोटे आइलैंड्स बने होते हैं। उन रेत के आइलैंड्स को हम बोलते हैं सैंडबार्स। एंड दिस सैंडबार प्रोटेक्ट अस फ्रॉम सुनामी एंड साइक्लोन। जब तेजी से सुनामी आता है, जब तेजी से साइक्लोन आता है, उस समय पर ये बीच में खड़े हो जाते हैं और किनारे की तरफ आने वाली समंदर की लहरों को धीरे कर देते हैं। तो ये हमें प्रोटेक्ट करते हैं ड्यूरिंग द टाइम ऑफ सुनामी, जब वाटर लेवल सर्ज होता है, और ड्यूरिंग द टाइम ऑफ साइक्लोन, जब हवाएं बहुत तेज होती है। तो इन सैंडबार पर बने हुए मैनग्रूव्स उन दोनों की स्पीड को रिड्यूस कर देते हैं। ये सी वेव्स के बारे में इतना जाना। अब इससे बनने वाले लैंडफॉर्म को आराम से जानते हैं। जैसा कि मैंने आपको बताया, ये वाला हिस्सा जो एक दीवार की तरह समंदर के सामने खड़ा होता है, इसे हम बोलते हैं क्लिफ, द वॉल टुवर्ड्स द सी। दूसरा, कभी कभी क्या होता है कि समंदर की लहरें किसी हिस्से को काटती जाती और अंदर से पूरा खोखला कर देती। जब उसे खोखला कर देती तो वहां पर निर्माण होता केव्स का। हमने पढ़ा था ग्राउंड वाटर भी केव का निर्माण करता है, बट ग्राउंड वाटर केव का निर्माण लैंडलॉक्ड करता है, जमीन पर करता है। और जो सी वाटर होता है, ये केव का निर्माण किनारों के पास करता है, बड़े बड़े समंदर के पास। अगर आप देखोगे तो अमेरिका के पास जो लैटिन अमेरिकन कंट्रीज है, यहाँ पर है कुछ आइलैंड जैसे बहामास, वहां पर गहरी गहरी केव्स बनी है पानी के अंदर, और उन केव्स को किसने बनाया? सी वाटर ने अंदर ही अंदर इरोड करते हुए। कभी कभी क्या होता है, ये केव्स पूरी टूट जाती है, सिर्फ इसका एंट्रेंस बचता है, इसका दरवाजा बचता है। तो केव्स का जो दरवाजा होता है उसे हम बोलते हैं आर्क। जो मैंने आपको मास मूवमेंट में भी आर्क के बारे में बताया था, डार्विन्स आर्क। ये आर्क होता कब? जब सिर्फ पूरी केव टूट जाए, सिर्फ और सिर्फ दरवाजा बचे। जब ये आर्क भी बीच में से टूट जाता, मैंने क्या बोला था कि मास मूवमेंट की वजह से जहां बीच में सपोर्ट नहीं होता, ये आर्क टूट जाता और दो टुकड़े बन जाते। तो वैसे जो सेपरेट टुकड़े होते उन्हें हम बोलते स्टेक। क्या बोलते? स्टेक। और यही स्टेक जब टूट टूट के नीचे गिर जाते, तब हम इन्हें बोलते स्टंप। क्या बोलते? स्टंप। ठीक है। और ये टाइड्स का लेवल है। जब समंदर का पानी रिट्रीट होता है, चांद खींचता है, तो मीन लो टाइड आ जाती, समंदर का पानी घट जाता है। जब हाई टाइड आती तो वही पानी ऊपर की तरफ चढ़ जाता है। तो ये ऐसे दिन और रात में मूवमेंट करता रहता समंदर का पानी, चांद के गुरुत्वाकर्षण बल की वजह से। ये मैं आपको दिखाता हूं। दिस इज सैंडबार। जो रेत के आइलैंड के बारे में मैं आपको बात कर रहा था, वो यही है सैंडबार। ये जनरली समंदर के कई जगह पर किनारों पर पाए जाते हैं। किसी बे, जैसे खाड़ियां होती ना, बे, गल्फ, इनके मुहाने पर बने होते छोटे छोटे आइलैंड्स। और ये वही आइलैंड होते हैं जैसे सुनामी का पानी तेजी से किनारे की तरफ आएगा, ये आइलैंड्स क्या करेंगे? उसकी स्पीड को रिड्यूस कर देंगे। जैसे तेज चलने वाली कार के सामने ब्रेकर आ जाए, तो ब्रेकर कैसे उसकी स्पीड थोड़ी नॉर्मल करेंगे, वैसे सैंडबार उसकी स्पीड रिड्यूस कर देते हैं और इंसानी सभ्यताओं को डिवास्टेशन से थोड़ा बचाने की कोशिश करते हैं। दूसरा, अगला जाएगा सी बीचेस। ये किनारे की तरफ पाए जाते हैं। जनरली जो ओशन का शोर होता है, उस किनारे के पास जो हमें रेत के बीचेस मिलते हैं, इन्हें सी बीचेस बोलते हैं। कभी कभी आपने देखे भी होंगे, नहीं देखेंगे तो कुछ ऐसे ही ये दिखाई देते हैं। ये जैसा मैंने आपको बताया था, पहले आर्क जान लो। ये आर्क होता है, ये सी आर्क होता है। जो अभी मैं पढ़ा के आया था ना आपको, वो ऐसा दिखाई देता है, सी आर्क। और ये सी आर्क अगर बीच में से टूट गया बेटा, तो दो सेपरेट स्टेक्स आपको दिखाई देंगे। ये दिस इज स्टेक। स्टेक कब बने? जब सी आर्क के दो टुकड़े हो गए। तो मैंने क्या क्या बताया आपको अभी? सैंडबार बताया, सी बीचेस बताई, स्टेक बताया, सी आर्क बताया। ठीक। अब वापस हम पीछे की तरफ आते, कुछ यहां पर डिपोजिशनल लैंडफॉर्म भी है, उनको भी देख लेते हैं। ऐसे समझो, ये किनारा है, ये वाला तो लैंड है, ये वाला समंदर है। अब जो लैंड होती है, वो लैंड ना एकदम स्ट्रेट नहीं होती। अगर आप ऐसा समझो कि इंडिया आपको सिंपल यू मिल जाएगा, यूं एकदम सीधा, तो ऐसा नहीं होता। ये वाला जो हिस्सा होता ना, ये बहुत डॉटेड होता है। यहां पर कई सारे केव्स, कई सारे कोव्स, कई सारे बेस, कई सारे गल्फ, कई सारे लगून्स होते छोटे छोटे। तो वही छोटे छोटे लगून्स होते हैं ना, वो इस किनारे को ऐसा जिगजैग बनाते हैं, ऐसा उभरा निकला। तो ये जो किनारे हैं, ये आपको पीला पीला, ये तो लैंड मास है। बट जो व्हाइट पोर्शन या जमा हुआ दिख रहा ना, दिस इज अ डिपोजिशनल पार्ट बाय द सी वेव। जैसे कि यहां लिखा हुआ सैंड स्पीट। सैंड स्पीट क्या होता है? जब रेत हुक शेप में जमा हो,
जब क्या होता है, पानी अंदर घुसता है और ऐसे घूम के बाहर निकलता है, ये वापस ये, तो ऐसे जब वो जमा होते हैं ना ऐसे हुक शेप में, इसे हम बोलते हैं सैंड स्पीट। क्या बोलते हैं हम इसे? सैंड स्पीट। फिर इसके बाद ये जो आपको दिख रहा है, ये देखो, दिस इज सैंड बार। रेत का आइलैंड जो किनारे से थोड़ा दूर हो जाता, ठीक। ये बे के माउथ के पास ये जो बने होते हैं, इनको बे माउथ बार बोलते हैं, इनलेट बोलते हैं। इनलेट का मतलब होता है अंदर जाने का रास्ता। तो ये डिपोजिशन से बने हुए सब, ये बैरियर आइलैंड है। जब सैंड बार थोड़ा किनारे से दूर बने, जब पास बनेगा तो सैंड बार, और दूर बने तो उसे बैरियर आइलैंड बोलते हैं। ये भी रेत से ही बने होते हैं। एक और टर्म होती है टोम्बोलो। टोम्बोलो पता क्या होता है कि जैसे कोई लैंड मास है, कोई जमीन है, और ये कोई आइलैंड है, और उस आइलैंड को मेन लैंड से डिपोजिशनल फीचर जमा करे, मिला है, उसे हम बोलते हैं टोम्बोलो। ये देखो यहां पर, ये टोम्बोलो बताया। एक आइलैंड था, ये जमीन थी, और आइलैंड को जमीन से इस रेत ने जोड़ दिया। आइलैंड को जमीन से इस रेत ने जोड़ दिया डमरू की तरह, तो उसे हम बोलते हैं टोम्बोलो। इट इज ऑल्सो डिपोजिशनल फीचर। ये जितने भी यहां दिख रहे, ये सब डिपोजिशन की वजह से बने, जमाव की वजह से। जैसे जमा होती गई रेत तो सैंड पिट बन गया, सैंड बार बन गया। अगर किनारे से थोड़ा दूर रहा तो बैरियर आइलैंड बन गया। अगर बे के मुहाने पर बन गया तो उसे बे माउथ बार भी बोल दिया या इनलेट बोल दिया। सैंड बार को बे माउथ बार अगर बे के मुहाने पर बना, या फिर उसे इनलेट बोल दिया गया, ठीक। यहां पर इनको हम सेपरेट करके देखते हैं। आइए जानते हैं, सभी को मैंने लिख दिया। इरोजनल लैंडफॉर्म फॉर्म्ड बाय द कंटिन्यूअस सेक्शन ऑफ सी वेव इरोजन, जो उस किनारे को काटती है। यहां पर रॉकी कोस्टलाइन, क्लिफ, हेडलैंड्स। हेडलैंड्स का मतलब क्या होता है, जैसे ये है जमीन, जमीन के वो हिस्से जो समंदर की तरफ खुले हुए, अगर ये सी है तो सी की तरफ जो हिस्से खुले होते हैं ना टाइप, उन्हें हेडलैंड्स बोलते हैं, जो उधर की तरफ बाहर में खुले हो। सी क्लिफ के बाद मैंने आपको बताया स्टीप रॉक फेसेस फॉर्म्ड बाय द वेव इरोजन, ऐसी सीधी दीवार, उसे सी वॉल, सी क्लिफ बोल दिया। वेव कट प्लेटफॉर्म, वो फ्लैट रॉकी हिस्सा जहां पर जाकर के वेव कट जाती, वेव कट प्लेटफॉर्म। सी केव, वो होलोड स्ट्रक्चर जो समंदर का पानी किसी हिस्से को खोखला कर दे, उसे सी केव बोलेंगे। सी आर्क क्या होता है, ये इस तरह का आर्क, जब केव पूरी टूट जाए और उसका माउथ बचे बस, है ना, ये केव इरोड बट उसका हेड बचे, हेडलैंड उसकी, उसे हम बोलेंगे आपका सी आर्क। स्टेक क्या होता है, जब वो जो आर्क है, आर्क दो हिस्सों में टूट जाए, द आइसोलेटेड रॉक पिलर लेफ्ट आफ्टर द आर्क कोलेप्स। जब वो आर्क है, जब ये कोलेप्स हो जाएगा तो दो, जैसे आर्क है जब ये टूट गया तो ये दो हिस्से बचेंगे ना, इन्हें हम बोलेंगे स्टेक। ये सारे इरोजनल लैंडफॉर्म है। अब डिपोजिशनल लैंडफॉर्म में बीचेस, सी बीचेस अभी हमने बात की। स्पीट, स्पीट मतलब कि रेत का एक हिस्सा। तो नेरो लैंड एक्सटेंशन इनटू द सी फॉर्म्ड अ लॉन्ग शोर ड्रिफ्ट। जो पानी तेज जाता है ना अंदर की तरफ, ड्रिफ्ट का मतलब होता है वाटर का मूवमेंट। ये जब ये पानी तेजी से अंदर की तरफ ड्रिफ्ट करता है तो वहां पर एक शेप में जो बनता है, हुक शेप में, उसे बोलते हैं सैंड स्पीट। सैंड स्पीट हो गया। सैंड बार मैंने बता दिया, द रीजेस ऑफ सैंड और सेडिमेंट कनेक्टिंग टू लैंड मास, सैंड बार हो जाएंगे। टोम्बोलो क्या हो जाएगा, सैंड बार कनेक्टिंग आइलैंड एंड मेनलैंड। आइलैंड को मेन लैंड से जो पतला डमरू के आकार में जमा कर रहा है उसे टोम्बोलो बोलेंगे। लगून क्या होता है, शेलो कोस्टल वाटर बॉडी सेपरेटेड बाय द बैरियर्स। देखो समझ लो लगून के बारे में, लगून क्या थोड़ा इंपॉर्टेंट है, लगून को जान लो। लगून का मतलब समझो कि जैसे ये जमीन है, इंडिया का एग्जांपल ले लेते हैं, ठीक। अब यहां पर ये वाला जो हिस्सा है, ये आपको दिख रहा है। अब हिस्से में क्या होता है, समंदर का पानी घुस जाता है यहां पर, ठीक। और इसके मुहाने पर रेत जमा हो जाती है, जिनको हम सैंडबार बोलते हैं। तो एक ऐसा हिस्सा जो तीन तरफ से 1, 2 एंड 3 साइड जमीन से घिरा हो, एक नेरो चेंबर हो जिसमें समंदर का पानी घुस जाए, उसे हम बोलेंगे लगून। देखो ना, आपको समझ में आ रहा, ये पूरा समंदर है, ये पूरा समंदर है। अब आपको समंदर तो नॉर्मली समझ में आ ही जाता है कि समंदर क्या होता है, बट आप यहां पर एक पॉइंट अलग ये देख पा रहे हो, अब यहां देख पा रहे हो आप कि ये पूरा समंदर है, बट ये वाला हिस्सा, ये पर्टिकुलर हिस्सा जो जमीन के अंदर घुसा हुआ है, इसी हिस्से को हम बोलते हैं लगून। हमारे देश के अंदर है चिलिका, उड़ीसा के अंदर फेमस फॉर सोल्ट वाटर क्रोकोडाइल, खारे पानी के मगरमच्छ पाए जाते हैं यहां पर। मतलब समंदर का पानी जमीन की तरफ घुस जाए, जमीन उसे तीन तरफ से कवर रखे, 1, 2 एंड 3 साइड से जमीन उसे कवर करके रखे और उसका एक मुहाना समंदर की तरफ खुला हो, इसी को हम बोलते हैं लगून। बात समझ में आई?
ये वाला पॉइंट, ये सी वेव से बनने वाले लैंडफॉर्म से। लगून का फोटो देखना है। ये देखो, समंदर का पानी जमीन की तरफ चला गया, अब तीन तरफ से जमीन से घिरा हुआ है और उसका मुहाना समंदर में खुला हुआ है, और यहां पर ये जो रेत के आइलैंड बनते हैं ना, इन्हीं को हम बोलते हैं सैंड बार। इनको हम क्या बोलते हैं? सैंड बार। ये देखो, ये सैंड बार है, ये लगून है। जब पानी अंदर की तरफ चला जाए, समझ में आया? लगून क्लियर हो गया? गल्फ क्या होता है? देखो, एक ऐसी वाटर बॉडी, अ नेरो वाटर बॉडी, मतलब कि किसी भी ओशन के अंदर खुली हो, जैसे ये पूरा सी है, दिस इज गल्फ एंड दिस इज बे। कंडीशन ये होती है बेटा कि गल्फ का जो माउथ नेरो होता है और अंदर जाकर के थोड़ी वाइडर हो जाती है, और बे जो होती है उसका माउथ वाइडर होता है और अंदर जाकर के नेरो हो जाती है। इस तरफ जमीन है पूरा, तो ये वाटर बॉडीज होती है, बड़ी बड़ी सलाइन वाटर बॉडी। सैंड बार और लगून में क्या डिफरेंस है? जैसे ये लगून है, सपोज करो कि ये सब तरफ से जमीन से घिरा हुआ है। हमारी कंडीशन यही थी ना कि एक ऐसी वाटर बॉडी जो सब तरफ से जमीन से घिरी हो और एक तरफ पानी में ओपन हो। अब ये तो पानी आपको दिख रहा है, ये वाटर बॉडी है ना। ठीक, हमने क्या देखा कि तीन तरफ से जमीन से घिरा हो और एक तरफ समंदर में खिला हो, तो ये तो हो गया आपका लगून। ठीक, और लगून के मुहाने पर जो रेत के आइलैंड्स होते हैं, ये इनको हम बोलते हैं सैंड बार। आया समझ में? ये सैंड बार्स होते हैं। डन? चलो आखिरी आगे की तरफ चलते, इरोजन बाय विंड्स। रेत से कैसे इरोजन होता है, हवा से कैसे इरोजन होता है? तो हवा ज्यादातर इरोजन उस इलाके के अंदर करती है बेटा, मेजरली विंड्स उस इलाके के अंदर इरोजन करती है जिस इलाके पर या तो वेजिटेशन ना हो, पेड़ पौधे वनस्पति वहां की खत्म हो चुकी हो, या फिर वो किसी समंदर का किनारा हो। देखो, हवा को आगे बढ़ने के लिए गति चाहिए होती है, और जैसे पहाड़ होते हैं, जंगल होते हैं, ये उसके रास्ते में हिंड्रेंस लेकर के आते, उसकी स्पीड कम कर देते हवा की। बट अगर जैसे डेजर्ट है, तो डेजर्ट के अंदर पेड़ पौधे नहीं होते, तो हवा की स्पीड बहुत तेज होती है। जैसे कोई समंदर का किनारा है, अब समंदर का किनारा फ्लैट होता है समंदर, तो समंदर के ऊपर भी हवा बहुत तेजी से चलती है। कहने का मेरा मतलब यह है कि जहां जहां हवा की स्पीड में कोई हिंड्रेंस नहीं आएगा, वहां वहां इरोजन का लेवल बहुत ज्यादा होगा। तो इरोजन बाय विंड में हमने देखा, विंड इरोजन इज डिटैचमेंट, ट्रांसपोर्टेशन एंड रीडिपोजिशन ऑफ सोइल पार्टिकल्स बाय विंड। विंड इरोजन का मतलब क्या होता? तोड़ना, ट्रांसपोर्ट करना और दूसरी जगह ले जाकर के जमा करना सोइल के पार्टिकल्स का बाय विंड। इसी को हम विंड इरोजन कहते हैं। किसी भी इलाके को काटना तेज हवाओं के चलते, काटे हुए सामान को ट्रांसपोर्ट करके लेकर के जाना, जहां तक कि विंड के अंदर एनर्जी है, जैसे उसकी एनर्जी खत्म होने लगे, कन्वर्ट होने लगे, वहीं पर ले जाकर के उन चीजों को जमा कर देना, यही आपका विंड इरोजन
और एओलिन लैंडफॉर्म्स कहलाते हैं, ऑल्सो नोन एज एओलिन इरोजन। जो इरोजन एयर से होता है उसे हम एओलिन इरोजन कहते हैं, याद रखिएगा। द रिजल्ट ऑफ विंड इरोजन इज लॉस ऑफ सोइल फर्टिलिटी। विंड इरोजन की वजह से सबसे ज्यादा क्या होती है, सोइल की फर्टिलिटी खत्म होती है, सोइल की जो फर्टिलिटी होती है वो लॉस हो जाती है विंड इरोजन के चलते। एंड इट इज मोर प्रोमिनेंट इन अ डेजर्ट एरिया। क्यों होगा डेजर्ट एरिया के अंदर प्रोमिनेंट? बिकॉज सर डेजर्ट के अंदर ना वेजिटेशन नहीं होता, पेड़ पौधे नहीं होते, बड़े बड़े पहाड़ नहीं होते, तो उसके चलते हवा की स्पीड बरकरार रहती है। जब हवा की स्पीड बरकरार रहेगी तो उसको कोई हिंड्रेंस नहीं मिलेगा, कोई ब्रेकर नहीं मिलेगा, और वो तेजी से चलती जाएगी और उस पूरे हिस्से को खत्म कर देगी। इसी को हम विंड इरोजन कहते हैं। डन? अब इससे बनने वाले लैंडफॉर्म, जैसे ये जो लैंडफॉर्म दिख रहा है आपको, इसे हम बोलते हैं मशरूम रॉक। कैसे बनी? एकदम मशरूम के शेप में। जो सॉफ्ट पार्टिकल्स थे इस रॉक के, वो लोअर स्ट्रेटा में बहने वाली हवा काट ले गई और ऊपर ऊपर के बच गए, तो एक प्रकार की मशरूम रॉक हो गई आपकी। ठीक, डेजर्ट के अंदर इस तरह के लैंडफॉर्म ज्यादा मिलते हैं। विंड से बनने वाले सबसे इंपॉर्टेंट लैंडफॉर्म्स होते सैंड ड्यून्स। सैंड ड्यून्स का मतलब आप जानते हो ना, रेत के टीले, सैंड ड्यून्स। अब सैंड ड्यून्स भी अलग अलग प्रकार के होते हैं। ये जो रेत के टीले होते हैं, ये आपको अभी तक ऐसा लगता था कि ये आम रेत के टीले हैं, बट इन रेत के टीलों को भी नाम दिया गया है डिटेल स्टडी के लिए, क्योंकि एक प्रकार का रोलिंग लैंडस्केप्स होते हैं, मतलब रोल करते रहते हैं, ये फिक्स्ड नहीं होते, हवाओं के साथ साथ जिधर हवा है उधर उस दिशा के अंदर ये जाते रहते, तो इन्हें रोलिंग लैंडस्केप्स भी बोलते हैं। जैसे कि बरछांस। क्या हुआ? बरछांस। बरछांस विंड के यूनि डायरेक्शन में बनता है। जैसे इधर से हवा जा रही है, हवा के यूनि डायरेक्शन में चांद के आकार में जो सैंड ड्यून्स बनेंगे उन्हें हम बोलेंगे बरछान। जो सैंड ड्यून्स, जो रेत के टीले बनेंगे विंड के यूनि डायरेक्शन में, जिधर हवा की गति है उसी डायरेक्शन में वो बनेंगे, यूनि डायरेक्शन टू द विंड, और ये क्रीसेंट शेप में रहेंगे, चांद के आकार में। इन्हीं को हम बोलते हैं, ये देख लो, इनको हम बोलते हैं बरछांस। क्या बोलते हैं? बरछांस। और ये बरछांस हो या कोई सा भी सैंड ड्यून्स हो, इसके जो दो हिस्से होते हैं ना, नुकीले हिस्से, इनको हम बोलते हैं हॉर्न। ये जो हिस्से होते हैं ना, हॉर्न। अगर बरछांस का छोटा वाला हिस्सा हो, जो बरछान से थोड़ा छोटा हो, उसे हम बोलेंगे सेफ, स्मॉलर देन बरछान। अब बरछान के विपरीत जो बने, जैसे ये तो बरछान था और इधर से हवा की स्पीड आ रही थी, तो ये चांद के आकार में ऐसा बना था। अगर हवा की स्पीड ऐसी और चांद के आकार में बने, उसे हम बोलेंगे पैराबोलिक। ये देखो, हवा की स्पीड के तरफ उसका मुंह खुला था, अब हवा की स्पीड के अपोजिट उसका मुंह खुला है, हवा इधर जा रही तो मुंह इधर की तरफ खुला हुआ है। जैसे कि यहां ले लीजिए, ये दिस इज पैराबोला, पैराबोलिक। ये हो गए बरछांस, ये हो गए पैराबोलिक। फिर इसके बाद आ जाएंगे ट्रांसवर्स सैंड ड्यून्स। ट्रांसवर्स सैंड ड्यून्स क्या होते हैं भाई? जब हवा सैंड ड्यून्स के परपेंडिकुलर होती है, ये सैंड ड्यून्स है और विंड इनके परपेंडिकुलर है, इसे हम बोलेंगे ट्रांसवर्स सैंड ड्यून्स। और जब सैंड ड्यून्स के पैरेलल हो विंड, तो उसे हम बोलेंगे लॉन्गिट्यूडनल सैंड ड्यून्स। और ये एनसीईआरटी का डेटा है, ये सारे के सारे। कभी कभी इंडिविजुअल सैंड ड्यून्स भी बनते हैं, मिक्स बन जाते हैं, ऐसे इधर उधर से सब तरफ से हवा जाती है तो मिक्स सैंड ड्यून्स भी हो जाते हैं। आई बात समझ में? बरछान यूनि डायरेक्शन टू द विंड, सेफ स्मॉलर देन बरछान, पैराबोलिक अपोजिट टू द विंड, ट्रांसवर्स परपेंडिकुलर टू द विंड, लॉन्गिट्यूडनल पैरेलल टू द विंड। और ये है क्या? सबके सब रेत के टीले हैं और कुछ नहीं, सिर्फ और सिर्फ रेत के टीले हैं। आगे यहां पर और भी चीजें आपको देखने को मिलती, जैसे कि इंसलबर्ग। डेजर्ट के अंदर कोई आइसोलेटेड पिलर बन जाए, एक ऐसा लैंडफॉर्म, एक ऐसा पिलर, एक ऐसा माउंटेन जो सब तरफ से कट चुका है, आइसोलेटेड है और एकदम खड़ा हो जाए, इसे हम बोलेंगे इंसलबर्ग। तो इंसलबर्ग क्या होता है? डेजर्ट के अंदर बना हुआ एक आइसोलेटेड पिलर। इसकी डेफिनेशन आगे मैं लिखा दूंगा, ठीक है। ये क्या होता है? माउंटेन, माउंटेन के सामने जो वो बनते पेडिमेंट, माउंटेन का जो फुटहिल होता है जहां रेत मिट्टी जमा होती है, उसे हम बोलते हैं पेडिमेंट ऑफ माउंटेन, माउंटेन का पेडिमेंट, ठीक है। एलुवियम का मतलब क्या होता है? मिट्टी। आपको एलुवियम मैंने कहां भी पढ़ाया था, रनिंग वाटर के द्वारा जो मिट्टी जमा होती है उसे एलुवियल फेन्स कहे थे। तो वही मिट्टी जब यहां जमा होगी तो इसे हम बोलेंगे एलुवियम। और डेजर्ट के अंदर जब ये जमा होती है उसे हम एलुवियम के साथ साथ बजाड़ा भी बोलते हैं। सहारा डेजर्ट के अंदर, सहारा डेजर्ट के अंदर जो रेत जमा होती है ना पहाड़ों के जस्ट नीचे, उसे बजाड़ा बोलते हैं, बजाड़ा। अर्ग द सैंड ऑफ सी,
द सी ऑफ सैंड, अर्ग बोलते, ERG। ये ज्यादा आपको याद नहीं रखने, ऐसे कभी पूछे नहीं गए, बट बता देता हूं, ये जरूर थोड़ा सा याद रखिएगा। इंसलबर्ग, कि डेजर्ट के अंदर कोई आइसोलेटेड पिलर बना हुआ, उस आइसोलेटेड पिलर को हम इंसलबर्ग बोलेंगे। और इसी आइसोलेटेड पिलर के बाद जो एलुवियम से जो मिट्टी जमा है जो यहां पर, उन मिट्टी को हम बोलेंगे बजाड़ा। क्या बोलेंगे बेटा? बजाड़ा। बजाड़ा इज द सैंड डिपोजिटेड इन द डेजर्ट बाय द विंड, बाय द विंड, बाय द विंड, विंड के द्वारा। ठीक, आगे बढ़ते हैं। ये आपका हो जाएगा प्लायास। प्लायास क्या होते हैं? प्लायास आर दी इफर्मल लेक। इफर्मल का मतलब होता है टेम्पररी। फॉर्म्ड इन deserts. These are also known as alkali फ्लेट। इनको एल्कली फ्लेट भी बोलते हैं। क्या होता है, डेजर्ट के अंदर अगर बरसात होती है तो बरसात का पानी एक गड्ढे में आकर के जमा हो जाएगा, सिंपल सी बात है। जो डिप्रेशन होगा वहां पर पानी इकट्ठा हो जाता है। बट डेजर्ट के अंदर एक बड़ा खतरनाक फीचर होता है इवापोरेशन। धूप यहां बहुत बहुत ज्यादा होती है। डेजर्ट की जब आप एकेडमिक डेफिनेशन देखोगे तभी भी आपको समझ में आ जाएगा, द प्लेस वेयर इवापोरेशन एक्सीड प्रेसिपिटेशन, मतलब बरसात से ज्यादा पानी भाप बन के उड़े। अब आप ये मत बोलना कि सर बरसात नहीं होगी तो भाप बन के कैसे उड़ेगा। पानी नदियों के थ्रू भी आ जाता है, पानी तालाबों के अंदर भी भरा रहता है, तो पानी गिरने की बजाय उड़ता ज्यादा है, उसी को डेजर्ट बोलते हैं। तो यहां पर पानी पानी उड़ जाता है, इसलिए तालाब टेम्पररी होते हैं, ये परमानेंट नहीं होते। और इन्हीं टेम्पररी तालाब को अंग्रेजी भाषा में, अच्छी भाषा में इफर्मल लेक भी बोलते हैं। अब जब ये पानी इसका उड़ जाएगा तो पानी तो उड़ जाएगा, नमक नमक बच जाएगा, तो इसलिए इसको एल्काली फ्लेट भी बोलते हैं। द क्वेश्चन इज आस्क्ड इन नेशनल डिफेंस एकेडमी, इफर्मल लेक ऑफ डेजर्ट, एल्काली फ्लेट। आगे बढ़ते, एक और फीचर आ जाएगा यहीं पर जिसको हम बोलते हैं ज्यूजेन। ज्यूजेन, ज्यूजेन कैसा स्ट्रक्चर होता बेटा? देखो, ये है आपका जमीन, ये जमीन है। जमीन के ऊपर चट्टाने होती है और इन चट्टानों के अंदर होती है हार्ड रॉक, सॉफ्ट रॉक। ये तो नॉर्मल होता है, हर चट्टान के अंदर पाई ही जाती। कोई सी हार्ड होती है ग्रेनाइट की तरह, तो कोई सॉफ्ट होती है फेल्ड्सपर की तरह। तो जो हवा चलती है, हवा क्या करती है, सॉफ्ट रॉक को तो काट देती है और हार्ड रॉक बच जाती है। इसमें ऐसा भी बोलते हैं कि हार्ड रॉक सॉफ्ट रॉक की लेयर को बचा के रख रहा है, प्रोटेक्ट कर रहा है। तो व्हेन हार्ड रॉक्स इज प्रोटेक्टिंग द सॉफ्ट रॉक, दिस लैंडफॉर्म इज नोन एज जियोजेन। इस लैंडफॉर्म को हम क्या बोलते हैं? जियोजेन। हार्ड रॉक ऊपर, सॉफ्ट रॉक नीचे, डेजर्ट के अंदर। मशरूम रॉक भी इसका एक बेहतरीन एग्जांपल है कि ऊपर ऊपर का हार्ड बच गया था, नीचे नीचे का सॉफ्ट रॉक कट गया था। दूसरा आ जाएगा यारदांग। यारदांग में क्या होता है, जो स्ट्रक्चर यहां वर्टिकल बना, यहां पर वही स्ट्रक्चर हॉरिजॉन्टल बन जाता है। ये ऐसे हो जाते हैं। अब ये देखो, ये जितनी भी रॉक्स है ना जो बची हुई है, दिस ऑल आर दी हार्ड रॉक्स। हार्ड, दिस आर दी हार्ड रॉक्स। ये जो दिख रही है आपको, और इसके अंदर का जो था पॉइंट, वो है सॉफ्ट रॉक्स। और सॉफ्ट रॉक जो है, एस फॉर सॉफ्ट रॉक,
H4 हार्ड रॉक। ये जो सॉफ्ट रॉक है वो तो कट करके क्या बन जाएगी, रिज। रिज का मतलब खाई। जब हवा तेज चली तो सॉफ्ट रॉक को उड़ा ले गई, हार्ड रॉक्स को बचा गई। जैसा यहां केस हुआ था, यहां पर वर्टिकल केस था, यहां हॉरिजॉन्टल केस हो गया। हार्ड रॉक्स बच गई और सॉफ्ट रॉक कट गई, तो सॉफ्ट रॉक तो रिज बन जाएगी और हार्ड रॉक्स एलिवेटेड लैंड। इसको हम बोलेंगे यारदांग। बनने वाले लैंडफॉर्म यारदांग्स है ना, इरोजनल और उधर डिपोजिशनल। इरोजनल में लॉन्ग नेरो स्ट्रीमलाइन रीजेस काउड बाय द सॉफ्ट रॉक बाय द विंड एब्रेशन एंड डिफ्लेशन। विंड के घर्षण की वजह से, कटाव की वजह से जब सॉफ्ट रॉक कट जाए, रिज बन जाए और हार्ड रॉक बच जाए, उसे हम बोलेंगे यारदांग। ज़्यूजेन क्या होता है, अ फ्लैट टॉप्ड रिज वेयर हार्ड रॉक्स लेयर प्रोटेक्टिंग द सॉफ्ट रॉक बिलो बाय द इरोजन ऑफ विंड। ये हार्ड रॉक्स सॉफ्ट रॉक को प्रोटेक्ट कर रही हवा से, ये हो जाएगा आपका ज़्यूजेन। डिफ्लेशन होलो क्या होता है, किसी चट्टान के ऊपर आपने देखे होंगे छोटे छोटे होल बन जाते हैं मधुमक्खी के छत्ते की तरह, जब आप हाथ फेरो तो आपको ऐसा लगता है खुरदरा एकदम, उसे डिफ्लेशन होलो बोलते हैं। तो डिप्रेशन फॉर्म्ड व्हेन विंड्स रिमूव द लूज मटेरियल डस्ट फ्रॉम द सरफेस। किसी भी सरफेस से लूज मटेरियल को हटा देगी, नॉर्मल बचेंगे। मशरूम रॉक्स क्या होती, रॉक्स फ्रॉम अंडरकट नियर द बेस ड्यू टू स्ट्रॉन्गर विंड एब्रेशन एंड क्लोज टू द ग्राउंड। जब नीचे विंड तेजी से घर्षण करती है ग्राउंड के पास, तो चट्टान ऐसी बच जाती, नीचे नीचे की कट गई और ऊपर ऊपर का वर्टिकल हो जाता। ऊपर का वर्टिकल चौड़ा मशरूम की तरह और नीचे का कट जाएगा, इसे मशरूम रॉक बोलेंगे। इंसेलबर्ग क्या होता है, आइसोलेटेड रेसिडुअल हिल्स ऑफ हार्ड रॉक्स लेफ्ट बाय द प्रोलॉन्ग्ड विंड एब्रेशन सराउंडिंग द सॉफ्टर मटेरियल। सॉफ्टर मटेरियल काट दिया, सिर्फ और सिर्फ एक पिलर बचा, एक पिलर को हम बोलेंगे इंसेलबर्ग, डेजर्ट के अंदर। अब डिपोजिशनल लैंडफॉर्म, सैंड ड्यून्स, माउंड ऑफ रिज ऑफ सैंड फॉर्म्ड बाय द डिपोजिशन ऑफ विंड ब्लोन सैंड। जब हवा आती है तो रेत के टिले बना देती है जो एक के बाद एक जमा होते हैं, सैंड ड्यून्स बोलते हैं। बरसांस क्या होते हैं, क्रीशेंट शेप ड्यून्स विद अ हॉर्न पॉइंटिंग डाउनवर्ड, ठीक है, कॉमन इन ए डेजर्ट विच इज यूनि डायरेक्शन टू द विंड। जैसे कि ये है आपका बरछान, तो हवा की गति ये होगी, उसके यूनि डायरेक्शन में होगी, है ना। लॉन्गिट्यूडनल सैंड ड्यून्स ये पैरेलल होते हैं, मैंने क्या बोला था, ये है अगर सैंड ड्यून्स तो ये है विंड की स्पीड। ट्रांसवर्स क्या होते हैं, अगर ये है सैंड ड्यून्स तो ये है विंड की स्पीड, ये परपेंडिकुलर होते हैं। लोएसिस क्या होते हैं, ये मैदान होते हैं। लोएसिस सोइल के बारे में, लोएसिस प्लेन के बारे में बताया था मैंने, अगर किसी को याद रहा हो तो। लोएसिस एक प्रकार के प्लेन होते हैं। डेजर्ट के अंदर जब मिट्टी हवा जमा करती किसी भी इलाके पर, जो फ्लैट फाइन सोइल जमा होती है उसी को हम बोलते हैं लोएसिस प्लेन। आप याद कीजिएगा, जो प्लेन्स वाला लेक्चर मैंने पढ़ाया था वहां पर एक ऑप्शन मैंने लोएसिस प्लेन का बताया था। तो फाइन सिल्ट डिपोजिट ट्रांसपोर्टेड बाय द विंड एंड डिपोजिटेड ओवर ए लार्ज एरिया ऑफन फॉर्मिंग अ फर्टाइल सोइल। जैसे एलुवियल फेन्स होते हैं ना, वैसे हवा के द्वारा लोएसिस होते हैं। तो दीज आर द डिपोजिशनल लैंडफॉर्म ऑफ विंड। ठीक, अब इरोजन में हमने क्या क्या पढ़ा, ग्राउंड वाटर, सबसे पहले रनिंग वाटर, ग्राउंड वाटर, सी वेव, ग्लेशियर और विंड, ये 5 चीजें पढ़ी। अब ये 5 इरोजन खत्म और इसके एंड में डिपोजिशन की थोड़ी परिभाषा जान लो। द कॉन्सिक्वेंसेज ऑफ इरोजन इज डिपोजिशन। कटाव का परिणाम ही जमाव होता है। अगर किसी चीज का कटाव हुआ है तो उसका कहीं ना कहीं जाकर के जमना तय है। व्हेन इरोजनल एजेंट लूज देयर एनर्जी, जब इरोजनल एजेंट, जब कटाव के साधन अपनी एनर्जी को लूज करते जाते हैं तो धीरे धीरे जाकर के पार्टिकल्स जमा हो जाते हैं, डिपोजिशन शुरू हो जाता है। द डिपोजिशनल एजेंट आर सेम एज दैट ऑफ द इरोजनल एजेंट। अगर रिवर ने इरोजन किया तो रिवर ही डिपोजिशन करेगी, अगर ग्राउंड वाटर ने इरोजन किया है तो ग्राउंड वाटर ही डिपोजिशन करेगा। मतलब इरोजनल एजेंट और डिपोजिशनल एजेंट एक दूसरे के एकदम सेम रहेंगे। सो दिस इज ऑल अबाउट द डिपोजिशन। कुछ क्वेश्चंस देख लेते हैं। इन विच वन ऑफ द फॉलोइंग रीजन, मैं खुद ही टिक कर देता हूं क्योंकि इसमें समय जाएगा। इन विच वन ऑफ द फॉलोइंग रीजन केमिकल वेदरिंग इज मोर प्रोमिनेंट। केमिकल वेदरिंग मतलब केमिकल्स के चलते वेदरिंग कहां होती है, तो वैसा इलाका जहां ह्यूमिडिटी हो, उमस हो, जहां हॉट क्लाइमेट हो, वहां पर ये ज्यादा चलती है। तो ह्यूमिड रीजन, आपने खुद ने देखा होगा लोहे पर जंग लगना एक वेदरिंग है, और लोहे पर जंग कब ज्यादा लगती है, जब बरसात का मौसम होता है, जब वो पानी के नजदीक होता है, तो ह्यूमिडिटी की वजह से केमिकल रिएक्शन ज्यादा ट्रिगर होती है। अगला, अ डीप लॉन्ग वाइड ट्रप बेसिन, ये हम कर चुके शायद, इसे हम सर्क बोलते हैं। जो पहाड़ों के ऊपर एक वाइड बेसिन जो बनता है ना, जिसके ऊपर टार्न लेक बन जाते, उसको हम क्या बोलते हैं, सर्क बोलते हैं। लास्ट क्लास में हमने कर लिया था। ये वाला क्वेश्चन तो रिपीट हो गया। अगला, ये वाला भी रिपीट हो गया। अरे मुझे काट देने दो, जो रिपीट हो गए उनको हटा देने दो। चलो ये बताओ, स्टेलेक्टाइट, स्टेलेग्माइट एंड पिलर,
ये किस तरह के लैंडफॉर्म से, कौन सी टोपोग्राफी से बनते हैं? तो स्टेलेक्टाइट, स्टेलेग्माइट और पिलर, बताइए, इजी क्वेश्चन है। कौन सी चीज से स्टेलेक्टाइट, स्टेलेग्माइट और पिलर बनते हैं? डी इज द राइट आंसर, अंडरग्राउंड वाटर से बनते हैं स्टेलेक्टाइट, स्टेलेग्माइट और पिलर। अगला, व्हाट अमंग द फॉलोइंग इज नॉट अ माइनर प्लेट? इनमें से कौन सी माइनर प्लेट नहीं है, मेजर है? नाजाका, फिलीपींस, अरेबिया या अंटार्कटिका? इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, पहले भी एग्जाम के अंदर पूछा जा चुका है। अंटार्कटिका मेजर प्लेट है। यहां पर हमारा ये लेक्चर कंप्लीट होता है। अब हम आ जाते हमारे अगले लेक्चर की तरफ। बताइए, यहां तक किसी को कोई डाउट हो तो बोलिए। क्लियर? चलो, तो नेचुरल जियोलॉजिकल कैटास्ट्रोफिक इवेंट्स के बारे में आज हम बात करेंगे। आपको जो लेक्चर मैंने पढ़ाया था, जियोमॉर्फिक प्रोसेस, इसको हमने दो पार्ट में तोड़ा था, एक एंडोजेनिक और एक एक्सोजेनिक। एक्सोजेनिक तो वेदरिंग, इरोजन, मास मूवमेंट हम पढ़ चुके थे। एंडोजेनिक को भी मैंने दो पार्ट में तोड़ा था, एक था डायस्ट्रोफिज्म और एक था कैटास्ट्रोफिज्म। डायस्ट्रोफिज्म स्लो मूवमेंट था, ये तो हम पढ़ चुके थे। कैटास्ट्रोफिज्म जो था, ये सडन मूवमेंट है, और मैंने कहा था इसको मैं आगे पढ़ाऊंगा, और वो आगे का दिन आज है। ठीक, तो नेचुरल कैटास्ट्रोफिक इज अ मेजर एडवर्स इवेंट रिजल्टिंग इन नेचुरल प्रोसेस ऑफ द अर्थ। ये धरती की नेचुरल प्रोसेस की वजह से होते हैं। मतलब कि धरती की नेचुरल प्रोसेस क्या होती है? जनरली अंदर की तरफ से जो कन्वेक्शनल करंट चलते हैं, उसकी वजह से सडनली धरती की सतह पर एकदम से जो चेंज आता है, उसी को हम बोलते हैं कैटास्ट्रोफिक इवेंट। डायस्ट्रोफिक इवेंट्स आर द स्लो चेंजेस, वहीं कैटास्ट्रोफिक इवेंट्स आर द सडन चेंजेस। ठीक,
कैटास्ट्रोफिक इवेंट वो होते जो एकदम से वो एडवर्स इफेक्ट करे। एडवर्स का मतलब आप चाहो तो लिख सकते हैं, हिंदी मीडियम के छात्रों को बोल रहा हूं, जो एडवर्स यानी नेगेटिव आपको इंपैक्ट करे। कुछ चीजें ऐसी हो जाती है, वो अर्थक्वेक हो, कुछ भी हो, एक इवेंट होता, कैटास्ट्रोफिक इवेंट होता आपकी लाइफ के अंदर, किसी भी चीज के अंदर, जो आपको एडवर्सली अफेक्ट करता, नेगेटिवली अफेक्ट करता है। नहीं नहीं, ऐसा कोई दिक्कत नहीं है, ठीक हूं मैं। अर्थक्वेक, सुनामी और वोल्केनिज्म, ये तीनों टॉपिक हमारे पास यहां पर आएंगे। सबसे पहले हम डिस्कस करेंगे अर्थक्वेक को। अर्थक्वेक इज अ शेकिंग ऑफ द सरफेस ऑफ द अर्थ ड्यू टू सडन रिलीज ऑफ एनर्जी फ्रॉम अर्थ लिथोस्फीयर। धरती का जो लिथोस्फीयर होता है, सपोज कीजिएगा ये है हमारी अर्थ, हमारी अर्थ का एक कोई सा भी ऐसा पॉइंट जहां से एनर्जी रिलीज होती है, वही एनर्जी धरती की सतह पर आती है और धरती की सतह को नेगेटिवली इंपैक्ट करती है। इसी को हम अर्थक्वेक बोलते हैं। जनरल डेफिनेशन देखोगे अर्थक्वेक की, तो जनरल डेफिनेशन देखोगे आप अर्थक्वेक की, तो आपको एक पॉइंट समझ में आ जाएगा, सिंपल सा पॉइंट, शेकिंग ऑफ द अर्थ ड्यू टू सडन रिलीज ऑफ एनर्जी। हमारी धरती का वाइब्रेशन करना एक एनर्जी के रिलीज हो जाने की वजह से, जो सडन एनर्जी रिलीज होती है, आपको आगे मैं स्ट्रक्चर के अंदर आपको बताऊंगा कि धरती के अंदर जैसे हमारी अर्थ सर्कुलर है, अब यहां से कहीं से भी एक एनर्जी रिलीज होती है। एनर्जी कैसे रिलीज होती है? देखिए, हम सभी जानते हैं कि जियोमॉर्फिक प्रोसेसेस के अंदर चीजें या तो स्लो होती है या फास्ट होती है। स्लो होती है तो डायस्ट्रोफिक हो जाती है, फास्ट होती है तो कैटास्ट्रोफिक हो जाती है। मैंने दोनों बात बोली थी आपको। अगर सडनली एनर्जी रिलीज हो रही है, एक तो स्लो एनर्जी रिलीज होकर के माउंटेन बिल्डिंग करती है, सडन एनर्जी रिलीज करते अर्थ को वाइब्रेट करती है, और जो अर्थ का वाइब्रेशन होता है वही भूकंप कहलाता है। तो एन अर्थक्वेक इज अ शेकिंग ऑफ द सरफेस ऑफ द अर्थ ड्यू टू रिलीज ऑफ एनर्जी फ्रॉम अर्थ लिथोस्फीयर। दिस एनर्जी क्रिएट्स सिस्मिक वेव। ये एनर्जी जो होती है सिस्मिक वेव क्रिएट करती है, और सिस्मिक वर्ड का मतलब होता है भूकंप। तो एनर्जी क्या क्रिएट करती है? सिस्मिक वेव्स का क्रिएशन करती है धरती के ऊपर। अब आप यहां पर देखिए, एक डायग्राम आप लोग के लिए बना के लेकर के आया था मैं। ये धरती का अंदर का वो हिस्सा है जहां से वो एनर्जी रिलीज हुई। जब यहां से एनर्जी रिलीज होती है, तो ये जो आपको सर्कुलर पॉइंट दिख रहे हैं ना, जैसे आप तालाब के अंदर पत्थर फेंकोगे तो पत्थर के बाद जो सर्कल्स अलग जाएंगे ना, उन सर्कल्स को हम बोलते हैं वेव फ्रंट्स। ये जो दिख रहे हैं ना आपको ये सर्कल्स, इन्हें हम क्या बोलेंगे? वेव फ्रंट्स। जो गोल 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 सर्कल धरती के अंदर से निकलेंगे, अब ये सभी तरफ जाएंगे। आप इनको पहले भी पढ़ चुके हो जब मैंने अर्थक्वेक का स्ट्रक्चर आपको बताया था, इंटीरियर ऑफ द अर्थ के अंदर। तो अर्थ के अंदर से जहां से एनर्जी रिलीज होती है, दैट पॉइंट इज नोन एज फोकस और हाइपोसेंटर, द एग्जैक्ट सबटेरेनियन पॉइंट ऑफ रैप्चर। सबटेरेनियन का टेरेन का मतलब होता है जमीन, सबटेरेनियन मतलब जमीन के अंदर। तो जमीन के अंदर का एग्जैक्ट पॉइंट जहां से वो एनर्जी रिलीज हुई है, जहां पर चीजें रैप्चर हुई है, टूटी हुई है, उस पॉइंट को हम बोलेंगे फोकस। फोकस से एनर्जी रिलीज होगी, और फोकस के जस्ट परपेंडिकुलर जो धरती की सतह पर बनेगा, वर्टिकल टू द फोकस, इज नोन एज एपिसेंटर। द पॉइंट ऑन द सर्फेस ऑफ द अर्थ डायरेक्टली अबव द फोकस। फोकस कहां था? इट इज अ हिडन पॉइंट। बेटा सुनो मेरी बात ध्यान से सुनो। ये वाला जो साल था ना, एनडीए 1 2026, यहां पर इसी अर्थक्वेक वाले पॉइंट से 2 क्वेश्चन पूछे गए, फोकस और हाइपोसेंटर वाले पॉइंट से। तो थोड़ा ध्यान से सुनना इस पॉइंट को सभी को। मैं अपने से बना देता हूं एक डायग्राम यहां पर। यह है धरती, वो धरती के अंदर का वो पॉइंट जहां से भूकंप स्टार्ट हुआ, उसे हम बोलते हैं फोकस या फिर
हाइपोसेंटर। ठीक, यहां से जो एनर्जी निकलती है, ये एनर्जी ट्रेवल करती है सभी डायरेक्शन में। तो ये जो एनर्जी होती है जो ट्रेवल कर रही है सभी डायरेक्शन में, इसे हम बोलेंगे वेव फ्रंट। फिर ये धरती की सतह पर उस पॉइंट पर जाकर के स्ट्राइक करेगी सबसे पहले। दैट पॉइंट इज नोन एज एपिसेंटर। एपिसेंटर जो होता है ना, ये हाइपोसेंटर के वर्टिकल होता है, एकदम उसके वर्टिकल होता है। फिर यहां से जो वेव जनरेट होगी जो धरती के सरकमफेरेंस पर चलती है, सरकमफेरेंस मतलब सतह पर, इन्हें हम बोलते हैं सरफेस वेव। ये क्वेश्चन भी हमसे नेशनल डिफेंस एकेडमी ने पूछा हुआ है। ठीक, हाइपोसेंटर से अर्थक्वेक जनरेट होता, नेशनल डिफेंस एकेडमी ने पूछा हुआ है। हाइपोसेंटर कौन सा पॉइंट है? इट इज अ हिडन पॉइंट, ये धरती के अंदर होता है, ये भी हमसे नेशनल डिफेंस एकेडमी ने पूछा हुआ है। तो ये अर्थक्वेक का स्ट्रक्चर हुआ। वापस पॉइंट के ऊपर आते हैं, तो ये पॉइंट जहां से एनर्जी रिलीज होती है दैट इज फोकस, एपिसेंटर, वेव फ्रंट क्लियर हुआ। फिर फोल्ट स्कार्प क्या होता है? उस वेव फ्रंट के चलते, उस वेव के रिलीज होने के चलते जो हिस्सा टूट जाता है, द विजिबल टोपोग्राफिकल स्टेप और ए क्लिप क्रिएटेड बाय द सरफेस डिस्प्लेसमेंट। जब भूकंप आता है तो वाइब्रेशन होता है, और वाइब्रेशन होने की वजह से जो सरफेस का हिस्सा टूट के धंस जाए और वहां पर दीवार जैसा खड़ा हो जाए, उसी को हम बोलते हैं फोल्ट स्कार्प। स्कार्प का मतलब भी होता है ऐसा हिस्सा कि ये ऐसा था, ये धंस गया तो दीवार जैसा बन गया, दिस इज नोन एज स्कार्प। तो फोल्ट स्कार्प ऐसे बनता। फोल्ट द फ्रैक्चर प्लेन अलोंग विच द रॉक्स में स्लाइड। फोल्ट क्या होता है? एक ऐसा फ्रैक्चर प्लेन जहां पर रॉक स्लाइड करे एक दूसरे पर, उसे बोलते हैं फोल्ट। जब भूकंप आता है तो ऐसे वाइब्रेशन होता है ना, प्लेट मूवमेंट करता है, उसी को हम बोलते हैं फोल्ट। फिर अर्थक्वेक का स्ट्रक्चर हुआ, एनाटॉमी ऑफ अर्थक्वेक, जिसके अंदर फोकस, एपिसेंटर और वेव फ्रंट्स के बारे में हमने जाना कि वेव के पैटर्न क्या होते। आप अगर चाहो तो इतना भी याद रख लो तो आपके लिए काफी है। मैं इसको 2 से 3 बार बता चुका हूं, पहले भी इंटीरियर ऑफ द अर्थ के अंदर भी मैं आपको ये पॉइंट पढ़ा चुका था। आगे बात करते, वेव्स कैसी कैसी होते हैं अर्थक्वेक की। तो अर्थक्वेक की जो वेव्स होती है वो वेव वैसे ही काम करती जैसे जो ईसीजी का ग्राफ होता है ना, जब धड़कनें चलती रहती है तो ग्राफ ऐसा रहता है, और जैसे जब धड़कनें बंद होने लगती है तो ग्राफ स्ट्रेट लाइन लेने लगता है। एग्जैक्टली सेम यहां पर भी यही हो रहा। जो पी वेव्स है वो देखो ऐसे चल रही, जब अर्थक्वेक नहीं होगा तो ग्राफ एकदम स्ट्रेट रहेगा, बट जब अर्थक्वेक आएगा तो सिस्मोग्राफ ऐसे ड्रॉ करेगा। देखो ये सिस्मोग्राफ ही है, दिख रहा आपको? यही है वो सिस्मोग्राफ। जब भूकंप आता तो ये मूवमेंट करता है ऐसे। आपका जो ग्रुप है जियोग्राफी बाय राहुल सर, जो ग्रुप है उस ग्रुप के ऊपर मैं सिस्मोग्राफ का एक एनिमेशन भेजा हूं, एनिमेटेड वीडियो, जिसके अंदर उसके मूवमेंट की वजह से कैसे वेव्स बनती हो बताया गया। तो जब अर्थक्वेक आता है, ये इंक पोर्ट भरा होता है इस पेंडुलम के अंदर, जब ये मूवमेंट करेगा तो इस तरह से वेव्स को ड्रॉ करेगा। जब अर्थक्वेक नहीं होगा तो स्ट्रेट लाइन चलेगी। जब पी वेव का अराइवल होगा, प्राइमरी वेव तो ऐसा दिखेगा, जब सेकेंडरी वेव आएगी तो ऐसे दिखेगी, और जब सरफेस वेव आएगी तो इतना तेज मूवमेंट करेगा। यानी सरफेस वेव आर मोर डिवास्टेटिंग। मोर डिवास्टेटिंग होती है। ठीक है, वेव की कैटेगरी 2 होती है, हम पहले पढ़ चुके। एक होती बॉडी वेव जो कि धरती के अंदर अंदर चलती है, एक होती है सरफेस वेव जो कि सतह सतह पर चलती है। बॉडी वेव, प्राइमरी वेव और सेकेंडरी वेव। प्राइमरी वेव सतह पर पहले आती है, क्वेश्चन एनडीए ने पूछा हुआ है। ठीक है, और सेकेंडरी वेव अराइव्स आफ्टर प्राइमरी वेव। प्राइमरी की वेव के बाद सेकेंडरी वेव आती है। लव वेव कैसे चलती? हॉरिजॉन्टल शिफ्टिंग होती ऐसे। और रिलीक वेव कैसे चलती? आगे भी बढ़ती है, आगे भी बढ़ती, अपनी जगह पर गोल भी घूमती, फिर आगे बढ़ती, फिर अपनी जगह पर गोल घूमती, फिर आगे बढ़ती, फिर गोल घूमती, तो रोल करते हुए आगे बढ़ती है रिलीक वेव। तो ये इस तरह से भूकंप की वेव्स चलती है। डन? इसमें क्या आपको समझ में नहीं आया? क्लियर हुआ सब? ये मैंने वेव्स बताई है। वेव्स ऐसे दिखती है, जो मैं आपको पहले भी पढ़ा चुका था। इनका प्लॉटिंग और इनको बनाने के लिए सिस्मोग्राफ होता है। सिस्मोग्राफ का एनिमेशन आपके ग्रुप में भी मैंने भेज दिया। दूसरा, बॉडी वेव और सरफेस वेव, ये ऐसे मूवमेंट करती है। दोनों के ऊपर से कहां से क्वेश्चन आए मैंने वो भी आपको बता दिया। ठीक, चलो अब स्केल टू मेजर द अर्थक्वेक। अर्थक्वेक को कौन सी स्केल पर नापा जाता है?
ध्यान से सुनिए, अर्थक्वेक को जनरली दो स्केल पर नापा जाता है। एक होती मैग्नीट्यूड स्केल, जिसको रिक्टर स्केल भी बोलते हैं, क्वेश्चन एग्जाम के अंदर पूछा जा चुका। एक होती मैग्नीट्यूड स्केल, ऑल्सो नोन एज रिक्टर स्केल। ये अर्थक्वेक की एनर्जी को बताती, इट शोज दी एनर्जी। ये 0 से 10 तक होती, ऑल्दो इसकी अपर लिमिट फिक्स नहीं होती, नो अपर लिमिट। पर मैक्सिमम अर्थक्वेक धरती पर आज तक 8 मैग्नीट्यूड तक के आए हैं, बस 8 से ज्यादा नहीं आए। 8 मैग्नीट्यूड तक के हाईएस्ट अर्थक्वेक आज तक धरती पर आए हुए। तो 0 to 10 हम मान के चलते, बट ये अपर लिमिट इसकी नहीं होती है, बढ़ती रहती है। ये आपकी रिक्टर स्केल होती, जो अर्थक्वेक की एनर्जी बताती कि कितना ताकतवर अर्थक्वेक है। दूसरी होती है इंटेंसिटी स्केल। इंटेंसिटी स्केल को नाम दिया गया था आफ्टर मरकाली। रिक्टर स्केल, ये रिक्टर के नाम पर दिया था जिससे इसकी खोज की थी। मैग्नीट्यूड स्केल इज ऑल्सो नोन एज रिक्टर स्केल। दूसरा इंटेंसिटी स्केल इज नोन एज मरकाली स्केल। इंटेंसिटी स्केल वो होती जो मरकाली स्केल होती है, इटालियन सिस्मोलॉजिस्ट के ऊपर इनका नाम दिया गया था। ये अर्थक्वेक के द्वारा हुआ विजुअल डैमेज को बताती है। ये विजिबल डैमेज को बताती है। द रेंज ऑफ इंटेंसिटी स्केल फ्रॉम 1 to 12। अब दोनों में अंतर क्या है? अंतर बहुत आराम से आप समझ लिए। रिक्टर स्केल अर्थक्वेक की ताकत बताती है और इंटेंसिटी स्केल अर्थक्वेक का डैमेज बताती है। पर दोनों में अंतर क्या हुआ? बहुत अंतर है। देखो, अगर कोई अर्थक्वेक है जो जनरली 4 मैग्नीट्यूड का आया, बस यानी एक आम अर्थक्वेक हुआ, 1 से लेके 10 तक होते, 4 मैग्नीट्यूड का आया, बहुत छोटा अर्थक्वेक, बट किसी इलाके के अंदर आ गया जहां पर बहुत सारी बिल्डिंग्स थी, बहुत सारे लोग थे, उसका डैमेज बहुत ज्यादा हुआ, तो वही 4 मैग्नीट्यूड का अर्थक्वेक इंटेंसिटी स्केल पर 6 से 8 पर पहुंच जाएगा। वही कोई अर्थक्वेक ऐसा है जो 7 मैग्नीट्यूड का आ गया, काफी तगड़ा अर्थक्वेक आ गया, बहुत दमदार, एनर्जी उसकी बहुत ज्यादा। 7 मैग्नीट्यूड का अर्थक्वेक आया, बट आया डेजर्ट के अंदर, तो डैमेज ही नहीं हुआ, तो मरकाली स्केल पर वो नीचे गिर जाएगा। ये ऐसा काम होता है बेटा। आई बात समझ में? दोनों में अंतर? किसी को डाउट हो तो बताओ। तबीयत ठीक है बेटा, मेरी तबीयत खराब नहीं है, आप एकदम बेफिक्र रहिए। वो अच्छा इसलिए नहीं लग रहा है कि मेरे अंकल का लंबे समय से ट्रीटमेंट चल रहा था कैंसर का, और वो फ्राइडे के दिन एक्सपायर हो गए। तो बस वही है, की वजह से मेरा मन ही नहीं लग रहा, छोटे छोटे भाइयों को घर पे नहीं आया डिफरेंस समझ में? सिंपल सा समझो, ये अर्थक्वेक की ताकत बताता है। डजेंट मैटर अर्थक्वेक आया कहां पर है, ये ताकत बताता है। कौन? मैग्नीट्यूड स्केल। कि अगर अर्थक्वेक आया है, अर्थक्वेक 8 मैग्नीट्यूड का आया, मतलब कि बहुत ताकतवर है। अगर वही 8 मैग्नीट्यूड का अर्थक्वेक ऐसी जगह पर आ गया जहां कोई लोग ही नहीं थे, तो उसका डैमेज कम होगा। भले 8 मैग्नीट्यूड का आ गया, बट कहां आ गया? माउंटेन के ऊपर आ गया, लोग ही नहीं थे। डेजर्ट के अंदर आ गया, लोग ही नहीं थे, तो उस चीज के चलते क्या हो गया कि उसका डैमेज कम हुआ, तो मरकाली स्केल पर उसकी रेंज गिर जाएगी। बट अगर ये 5 मैग्नीट्यूड का ही आए, बट आया किसी बड़े शहर में, तो बड़े शहर में आने की वजह से उसका डैमेज बहुत ज्यादा होगा, भले वो छोटा है। तो एक ताकत बताता है और एक उसका डैमेज बताता है।
मैग्नीट्यूड स्केल, इंटेंसिटी स्केल कंप्लीट। चलो, अर्थक्वेक बेस्ड ऑन फोकस, फोकस के आधार पर भूकंप को कितने भाग में तोड़ा गया। फोकस तो मैं आपको बता चुका हूं कि धरती के अंदर होता है, फोकस सतह पर नहीं होता, सतह पर एपिसेंटर होता, फोकस अंदर होता। अब फोकस अगर सतह के पास में तो उसे शेलो फोकस बोल देते, फोकस सतह से काफी दूर है इंटरमीडिएट फोकस बोल देते, फोकस सतह से बहुत अंदर है तो उसे डीप फोकस बोल देते। अब ध्यान समझ लो, शेलो फोकस अर्थक्वेक है फोकस 0 to 70 किलोमीटर डीप, धरती की सतह से लगभग 70 किलोमीटर अंदर, तो उसे हम बोलते हैं शेलो फोकस। इंटरमीडिएट फोकस 70 से 300 किलोमीटर तक और डीप फोकस 300 से 700 किलोमीटर तक। ये यहां देख लो, ये शेलो फोकस अर्थक्वेक है सतह के पास, ये इंटरमीडिएट फोकस अर्थक्वेक है सतह से काफी अंदर, और ये डीप फोकस अर्थक्वेक है। ठीक है, मैग्नीट्यूड स्केल एनर्जी बताता है, मरकाली स्केल फिजिकल डैमेज बताता है। दोनों यहां पर कर दिया मेजरमेंट मैट्रिक्स। ठीक, ऑन द बेसिस ऑफ फोकस अर्थक्वेक समझ में आए, अर्थक्वेक ऑन द बेसिस ऑफ फोकस। अच्छा, एक और बात याद रख लिए, शेलो फोकस अर्थक्वेक सबसे ज्यादा डिवास्टेटिंग होते हैं, किनारे के पास होते हैं ना। इंटरमीडिएट फोकस थोड़े नॉर्मल होते हैं और डीप फोकस तो फील भी नहीं होता है, इतनी गहराई में इनका फोकस होता है कि हमको इंपैक्ट भी नहीं करते। चलो, अब अर्थक्वेक के कारण क्या होते हैं, क्या ऐसा कारण होता है गुरुजी जिसकी वजह से भूकंप आता है। ये 4 मोटे मोटे कारण होते हैं, वोल्केनिक एक्टिविटी, टेक्टोनिज्म, इलास्टिक रिबाउंड थ्योरी और एंथ्रोपोजेनिक फैक्टर। इन 4 चीजों की वजह से भूकंप आता। समझो, अर्थक्वेक आर प्रोड्यूस्ड बाय द वाइब्रेशन ऑफ लावा जनरेटेड बाय द मूवमेंट ऑफ मैग्मा और फ्लूइड विद इन द वोल्केनो। सबसे पहला पॉइंट तो कि जब अर्थक्वेक आता है तो धरती के अंदर से लावा निकल के बाहर आता है। जब वोल्केनो फटती है तो धरती के अंदर से लावा निकल के बाहर आता है। जब ये लावा निकल के बाहर आता ना तो ये वाइब्रेशन करता है। जब लावा धरती के बाहर आएगा तो ये वोल्केनो के ऊपर वाइब्रेशन करेगा, वाइब्रेशन करेगा मतलब प्रेशर जनरेट करेगा, और वही प्रेशर जो होगा वो भूकंप लेकर के आ जाएगा। मतलब ईच वोल्केनिज्म इज फॉलोड बाय एन अर्थक्वेक। एक कहावत होती है कि अगर ज्वालामुखी फटी है तो भूकंप आना तय है, मतलब उस इलाके में भूकंप आने के चांसेस है, क्योंकि जब भी ज्वालामुखी का लावा प्रेशर से बाहर आता है तो ये घर्षण करता है, वाइब्रेशन करता, फ्रिक्शन करता है, और वही फ्रिक्शन धरती के सेटल्ड सेल को एक्टिव कर देते हैं और भूकंप आ जाता है। पहला पॉइंट क्लियर। दूसरा पॉइंट टेक्टोनिक एक्टिविटी। आप सभी लोग पढ़ करके आए हो, प्लेट का मूवमेंट, पास आना, दूर जाना, स्लाइड पास होना, कन्वर्जेंट, डाइवर्जेंट, कन्वर्जेंट, डाइवर्जेंट और ट्रांसफॉर्म बाउंड्री, ये हम पढ़ के आए हैं सभी लोग। तो जब प्लेट की जो बाउंड्रीज होती है, ये बाउंड्रीज अर्थक्वेक के लिए एक्टिव होती है। यहां पर अर्थक्वेक के चांसेस सबसे ज्यादा होते हैं। हिमालय के अंदर अर्थक्वेक इतने क्यों आते हैं? क्योंकि हिमालय जो है इंडियन प्लेट यूरेशियन प्लेट की बाउंड्री पर बना हुआ है। तो अर्थक्वेक ओकर अलोंग द फोल्ट लाइन, क्रेक्स एंड अर्थ क्रस्ट वेयर द टेक्टोनिक प्लेट्स मीट। जहां टेक्टोनिक प्लेट मीट करती वहां पर भूकंप आते। दे ओकर एट कन्वर्जेंट, डाइवर्जेंट एंड ट्रांसफॉर्म बाउंड्री। तीनों बाउंड्री पर भूकंप आते हैं। ठीक है, फिर से रिपीट करूं, इसको करता हूं। वोल्केनो के अंदर क्या होता है बेटा, आप समझिए, एक ऐसा पॉइंट है जहां पर लावा बड़े प्रेशर से निकलता है। जब वो लावा प्रेशर से ऊपर जाने की कोशिश करता है तो चट्टानों के अंदर घर्षण करता है, ये इंपैक्ट करता है,
और जब वो इंपैक्ट करता तो चट्टानों के अंदर जो सेल्स सेटल है वो एकदम से एक्टिव हो जाते हैं और वहां पर एनर्जी रिलीज हो जाती है, अर्थक्वेक हो जाता है। दूसरा, जब ये प्लेट का मूवमेंट होता है, जब प्लेट एक दूसरे से दूर जाती है, जब प्लेट एक दूसरे से दूर जाती, या प्लेट एक दूसरे के पास आती, या प्लेट एक दूसरे से स्लाइड पास होती, इन तीनों ही हालात में प्लेट आपस में घर्षण करती और उसी घर्षण की वजह से भी भूकंप जन्म ले लेता है। ठीक, मैं यहां एंड कर देता हूं क्लास को, है ना, मैं आगे कंटिन्यू करूंगा कल। जनरल इंट्रोडक्शन आपको अर्थक्वेक का समझ में आया, क्या होता है? सर वोल्केनो कब एक्टिव नहीं होती उसके बारे में हम अगले लेक्चर में बात करेंगे, क्योंकि वो वोल्केनो का ही लेक्चर है। नेक्स्ट लेक्चर इज वोल्केनो एंड सुनामी। ठीक है, चलो बेटा, मतलब हमने एक अच्छा पोर्शन तो कवर कर लिया, लास्ट वाला कंप्लीट कर लिया, अर्थक्वेक की भी 38 स्लाइड्स हम कंप्लीट कर चुके हैं, ज्यादा स्लाइड्स बची नहीं है, बाकी जो बची हुई है उनको मैं कल करा दूंगा। आप लोग भी अपना ध्यान रखो, अपने लोगों का ध्यान रखो, बेफिक्र होकर के जीवन जिए। थोड़ा मे भी नॉर्मल हो, फिर हम उसको अच्छे से पढ़ेंगे। क्या यार, वो मतलब ऐसा था, हम दोनों बहुत क्लोज थे एक दूसरे के। वो थे मेरे अंकल, बट वी बोथ वर जस्ट लाइक फ्रेंड्स, हर चीज़ों के अंदर, मस्ती के अंदर, तो बहुत ज़्यादा। और फिर दूसरा क्या, तो भाई है अंकल के लड़के, वो छोटे हैं काफ़ी ज़्यादा। एक मेरा भाई तो मतलब पिछले 2 साल से अग्निवीर की तैयारी कर रहा है, और 2 ही सालों से वो एकदम मतलब हॉस्पिटल में लगे हुए। कई कई दिन ऐसे होते थे कि बहुत ज़्यादा वो कि इधर रनिंग करके आए हैं, फिजिकल अग्निवीर का एग्ज़ाम दे करके, और रातों रात ट्रेन से निकलना होता था हॉस्पिटल, क्योंकि अंकल जी को वहाँ कीमो लगते थे। वो सब देख देख के ऐसा लगता है कि यार, नहीं मैं ठीक हूँ, कोई ऐसी दिक्कत नहीं है। चलो मिलते हैं अगली क्लास के अंदर, वहाँ डिस्कस करेंगे। आप लोग अपना ध्यान रखिए, अपने घर वालों का ध्यान रखिए, टेक केयर ऑफ़ योर सेल्फ।